नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम सर्वेश है और मैं आप लोगों की सेवा में एक बार फिर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने डीएलएड का पूरा सीरीज यानी उसका सिलेबस वाइज जितना भी था 13 या 14 चैप्टर था हमने करा दिया। आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। आज जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे राजन सीरीज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित हमने सॉल्व कराने का जिम्मा लिया है। यानी हम पूरा का पूरा डीएलएड यानी ये सीरीज ख़त्म करेंगे। आगे के फिर दूसरे सब्जेक्ट का सीरीज भी चलाएंगे अगर ये सीरीज टाइम से ख़त्म हो जाता है तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे स्लाइड पर और शुरू करते हैं राजन सीरीज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है कि 3 के योज्य प्रतिलोम का गुणनफल प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पे दिया ब। देखिए जिस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है उस प्रकार प्रश्न से हमको ज्ञात होता है कि ये वाला कि इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा? नन ऑफ दी, यानी कोई नहीं होगा। लेकिन ये प्रश्न को इस तरह से देना चाहिए था। इस प्रश्न में मिस प्रिंटिंग है, ये 3/4 है। ठीक है, कह रहा योज्य प्रतिलोम निकालिए। तो इस योज्य प्रतिलोम का देखिए, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी संख्या होता है उसी का क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी विपरीत संख्या लेके 0 बनाना होता है। यानी 3/4 है, इसमें क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, तो -3/4 जोड़ने पे 0 प्राप्त हो जा रहा है। यानी क्या जोड़ने पे 0 प्राप्त हो जा रहा है? 3/4 जब जोड़ रहे हैं तो 0 प्राप्त, यानी इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -3/4। ठीक, फिर कहा गया है कि प्रतिलोम क्या होगा। फिर कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसी का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम इसी का गुणात्मक प्रतिलोम तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमको इस संख्या में क्या गुणा करें कि यह 1 आ जाए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में 3/4 में क्या गुणा करें कि 1। तो देखिए इसी के विपरीत संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी 4/3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट के 1 हो जाएगा। देखिए कट के 1 आ गया। यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम आ गया हमारा कि 4/3। ठीक, फिर कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक। यहाँ योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक, तो देखिए का गुणात्मक मीन्स ये जो हम सॉल्व करके लाए हैं योज्य प्रतिलोम उसका हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम हमारा कितना आया है? योज्य प्रतिलोम -3/4 आया है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो क्या इसमें लेंगे गुणात्मक प्रतिलोम कि 1 आ जाए। तो -3 ऑलरेडी हमारे पास है। और कलर थोड़ा चेंज कर लें हम, कलर ये अच्छा नहीं लग रहा। तो देखिए 3/4 है। अब इसमें हम क्या गुणा करें कि 1 आ जाए। तो देखिए यानी 4/3 क्या करेंगे? 4/3 गुणा करेंगे, -4/3 केवल ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये कट के 1 आ जा रहा है, देख रहे हैं। तो पूछ रहा है का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो हमने क्या गुणा कराया है? यही गुणा कराया है ना, यही वाला। तो क्या हो जाएगा? 4/3 और भी किस में? माइनस में। तो उन्होंने आंसर यही लगाया है। ठीक है, अब जाकर अगर ये प्रश्न यहाँ पे 3/4 रहेगा तब ये प्रश्न का ये आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। किसी संख्या में, तो माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या n है। माना वह संख्या क्या है? n है। अब कह रहा उस संख्या में, मानी ये संख्या है, संख्या का 60%, संख्या का कितना? 60%।
60%। देखिए इस तरह से प्लस कह रहा है कि में 32 जोड़ दिया जाता है, में 32 जोड़ दिया जाता है तो संख्या प्राप्त होगी, वह संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या प्राप्त होता है, n बराबर यहाँ से एक जीरो कट गया, यानी कितना हो गया 6n/10 प्लस 32। ठीक, एलसीएम लेंगे तो ये देखिए n इक्वल 6n प्लस 320 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा। ये 10 यहाँ पे जाके इसमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 यानी 10n और इधर हो जाएगा 6n प्लस 320। ये 6n इधर जाएगा तो 10n माइनस 6n बराबर 320। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि 10n में से 6n चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4n इक्वल 320 यानी 320। n इक्वल 320 अपॉन 4 से जब ये कटेगा तो देखिए 8 टाइम में और 0 है 0, तो ये क्या आ गया, n इक्वल 80। इसका आंसर क्या दिया है देखिए अ यानी 80। ठीक है, ये वाला आंसर ये नंबर यहाँ पे दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 का स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं, नंबर क्या है हमारा 455। तो स्थानीय मान देखिए, स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 500 आ जाएगा। कैसे, देखिए वंश नंबर इकाई नंबर पे दहाई, इकाई में 1 से गुणा होता है, दहाई में सॉरी ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो इकाई यानी इकाई में 1 और दहाई में 10 से गुणा होता है। अब देखिए स्थानीय मान है, ये स्थानीय मान है हमारा, इसको लिख देंगे स्थानीय मान। ठीक है, ये हमारा स्थानीय मान रहा, ये स्थानीय दोनों 5 का स्थानीय मान रहा। कह रहा है कि अंतर, दोनों का अंतर ले लिया, अंतर मीन्स घटाना, अंतर जब निकालेंगे तो 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 माइनस 5 क्या हो गया 45 हो जाएगा। फिर कह रहा है योगफल, देखिए इसी में कहा है अंतर निकाल लिए, फिर कह रहा है योगफल निकालिए, योगफल यानी 50 प्लस 5 बराबर 55 आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि गुणनफल निकालिए, इन्हीं का, इन दोनों का क्या कर रहा है, गुणनफल निकालिए, जो भी है इनका गुणनफल निकालिए। तो आइए गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल बराबर 45 मल्टीप्लाई 55। आप जब इसको गुणा कराएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 24 2475 यानी 2475 प्राप्त होगा। 2475 देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 0 का रोमन नंबर। देखिए हम अभी तक पढ़े हैं रोमन नंबर। 1 का क्या होता है, आई होता है, 2 का डबल आई होता है, 3 का ट्रिपल आई होता है, 4 का आई 4 होता है, आई 5 भी होता है, 5 का
भी होता है। इस तरह से हम 9 तक पढ़ते हैं। 9 का आई एक्स होता है और यहाँ पे 10 को भी हम ये लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, लेकिन जीरो हम नहीं पढ़ते हैं। जीरो का यहाँ कुछ नहीं हम लिखते हैं। रोमन नंबर में जीरो में नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। इसलिए नहीं जब होता है तो हम इसमें देखिए क्या लिखेंगे, द ऑप्शन द दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 3/100 प्लस 100 प्लस 4/100। देखिए ये प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी इस प्रश्न को सॉल्व करके फिर उस जिस तरह से वो दिया है, जिस तरह से दिया है इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये 25 हो गया, इसका वैल्यू, ये दोनों देखिए बेस बराबर है तो ये जुड़ जाएंगे, यानी 7/100 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा यानी 25 प्लस 0.07। इसको जब ऐड करेंगे तो 25 प्लस, ये प्लस नहीं अब लगेगा क्योंकि ऐड कर देंगे अब 0.07। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन इस तरह का दिया ही नहीं है। देखिए इसमें क्या किया, मिस्टेक किया है ये कि यहाँ पे ये प्रश्न को इस तरह से लिखना चाहिए था 25 प्लस 3/100 प्लस 7/1000। ठीक है, इस तरह से प्रश्न होना चाहिए था। देखिए 25 प्लस, इसको जब हम पॉइंट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.03 प्लस ये हो जाएगा 0.007 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 25 प्लस नहीं लिखेंगे 0.03 और ये तीसरे नंबर पे है तो इसको यहाँ पे 7 कर देंगे। ठीक है, देखिए यह प्रश्न में आपको दिया होगा ऑप्शन, सॉरी ये 7 नहीं 4 है, हमसे भी मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसको 4 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 लिख लीजिए तो यहाँ भी क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों तरह से समझ गए होंगे। ठीक, ये वाला हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 0.6, यानी देखिए ये वाला प्रश्न कह रहा है कि 0.6 मल्टीप्लाई 0.4, यानी 0.6 मल्टीप्लाई 0.4। देखिए आंख बंद करके आप भूल जाइए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, सॉरी पॉइंट लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 6 है और इधर 4 है, इधर दाएं तरफ इधर शून्य है, इसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा, इधर भी शून्य कुछ नहीं निकलेगा। तो 4 का पहाड़ा आप लोग को आता होगा टेबल, या 6 का टेबल आता होगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। देखिए 24, और इधर देखिए कितने अंक बाद पॉइंट लगा, 1 अंक, इधर भी 1 अंक, दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 2 अंक, तो देखिए 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और इधर 0 लगा देंगे। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दिया है इसमें, यहाँ दिया हुआ 100 नंबर। ठीक है, इस तरह से इसे हम भी सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न पर, यानी 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 228.54 भागा 100, यानी देखिए 228 28.54 डिवाइड बाई 100। इतना आसान सवाल है। देखिए ये जब भी डिवाइड 100, 10, 1000 से करते हैं
डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने ही पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। यानी देखिए ये 2, 2, 8, 4, सॉरी 8, 5, 4, ये देखिए कितने जीरो है, इसमें 2 जीरो हैं। और यहाँ देखिए ये पॉइंट जो है ये 2 नंबर क्या होगा, लेफ्ट में मूव कर जाएगा। यानी यहाँ पॉइंट है तो ये अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2.2854 दिया है, 2.2854 ये दिया ए नंबर में। ठीक है, यहाँ पे ये हम टिक कर सकते हैं। ठीक, आइए 8वें प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है, यानी 8वां, किसी वृत्त का व्यास 4 सेमी है तो त्रिज्या का मान क्या होगा। आइए इसे देखते हैं। व्यास दिया हुआ है, व्यास 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 को अक्सर हम डी से डिनोट करते हैं। दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या देखिए, त्रिज्या यानी हम आर से डिनोट करते हैं, व्यास बट्टे 2 होता है। यानी व्यास का वैल्यू कितना है, 4 और बट्टे 2 बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है। यानी कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, जिसकी ऊंचाई यानी विड्थ 7.5 सेंटीमीटर होता हो तो आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये वाला प्रश्न। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे चौड़ाई या ऊंचाई, ऊंचाई ही लिख लीजिए, ऊंचाई। देखिए ये दिया हुआ है 75 और आधार भी दिया है। देखिए आधार दिया हुआ है 7.5, आधार दिया हुआ 7.5, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ये इधर आ जाएगा, यानी 75/7.5 इक्वल, सॉरी ऊंचाई निकालना है ना, ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए मिस्टेक हो गया है हमसे। ठीक है, यहाँ से ऊंचाई दिया हुआ है, इरेज करके इसे सही करते हैं। देखिए यहाँ पे आधार निकालना है, ऊंचाई दिया हुआ है 7.5, तो ये इधर आ गया, बट्टे में लग गया। अब देखिए यहाँ पे आधार हो गया, आधार। अब देखिए इसके दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे। जैसे ही 10 से गुणा कराएंगे तो पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और यहाँ 0 आ जाएगा और ये 75 केवल हो जाएगा। ठीक, अब 75 से 75 खत्म हो गया वन टाइम में, और यहाँ आधार है तो आधार, आधार
आधार इक्वल हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। देखिए आधार इक्वल 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आधार इक्वल क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ गया। आइए दूसरे प्रश्नों पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कैसे होगा। दसवां प्रश्न लिखा हुआ है, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है। तो देखिए बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है। तो इस तरह का फिगर है, देखिए इस तरह के फिगर को हम किस तरह से ड्रा करेंगे ये भी देख लीजिए। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज हम बनाएंगे, इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज कर रहा है, त्रिभुज बन गया और इसमें सब भुजाओं को बिना बढ़ाए देखिए मान लीजिए एक वृत्त है, सही से बन रहा है कि नहीं देखिए, इस वृत्त को बिना बढ़ाए ऐसे ही देखिए ये टच कर जा रहा है। ठीक है, इधर भी टच करेगा, कर रहा है। भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे, बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा अंतवृत्त, क्या हो जाएगा अंतवृत्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी ये आप लोग प्रश्न नहीं पढ़ पाए होंगे। देख, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है। तो देखिए इस तरह का फिगर बनेगा, अंतवृत्त इसे कह देंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अंतवृत्त कह देंगे। ठीक है, ये वाला हमारा प्रश्न हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद वाला प्रश्न अगले क्लास में सॉल्व कराते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।